तो क्या हालचाल मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चौक बोर्ड पे। मैं शगुन आपकी केमिस्ट्री मेंटोर आज लेके आई हूँ क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 4। इससे पहले मैंने 3 पार्ट और कवर किए हैं जिसमें कि मैंने कुछ टॉपिक्स एंड कुछ जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत इम्पोर्टेंट वो सारे डिस्कस किए हैं। जितने उस पार्ट्स में मैंने डिस्कस कर लिए, उसके आगे का अब मैं पार्ट 4 में कवर करने वाली हूँ। तो जिन जिन बच्चों ने वो तीनों पार्ट नहीं देखा है वो जाके फटाफट देख के आओ। चलो तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखो बच्चों, आज के लेक्चर में सबसे पहला टॉपिक हम लोग का आता है एटॉमिक मास। तो देखो एटॉमिक मास क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है किसी एटम का मास, उसी को कहते हैं हम लोग एटॉमिक मास। जैसे कि यहाँ पे देखो पहले पॉइंट में लिखा है मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास। ठीक है, तो किसी एक एटम का मास जो होता है उसी को हम लोग एटॉमिक मास कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या लिखा है बच्चों, 12 carbon is assigned as the mass of exactly 12 atomic mass unit। देखो यहाँ पे क्या है, जो हमारा 12 कार्बन एटम होता है ना, उसको असाइन किया गया है कि वो मास ऑफ एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास यूनिट है, मतलब 12 AMU के बराबर है। ठीक है, एंड मासेस ऑफ ऑल अदर एटम्स आर गिवन रिलेटिव टू दिस स्टैंडर्ड। मतलब जो और भी एटम्स होंगे दूसरे एटम्स, वो भी ऐसे ही कुछ रिलेटिव स्टैंडर्ड में लिखे होंगे। अब यहाँ पे क्या है, देखो बच्चों 12 कार्बन का जो मास है वो इक्वल किसके, 12 AMU के। मतलब 12 कार्बन का मास इक्वल है हमारे 12 एटॉमिक मास यूनिट के। तो अगर हम लोग को 1 एटॉमिक मास यूनिट निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 1/12 इंटू मास ऑफ 12 कार्बन एटम करके 1 AMU की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 1 एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज अ मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। तो यही चीज लिखा हुआ है, बस स्टेटमेंट में लिख दिया है कि 1 AMU की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/12 इंटू मास ऑफ 12 कार्बन एटम। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बच्चों बात क्या है, 1 AMU की वैल्यू क्या होती है ये आपको याद रखना चाहिए, 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो 1 AMU की वैल्यू ये होती है। देखो हम लोग का इवेंचुअली ये क्या है, प्रोटॉन का मास है। ठीक है, तो 1 AMU की वैल्यू ग्राम में प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना 1 AMU की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपने। अच्छा, यहाँ पर H एटम के भी बारे में डिस्कस किया गया। पीछे हम लोगों ने कार्बन एटम के बारे में देखा था, यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन एटम के बारे में देख लेते हैं। मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल्स टू 1.6736 इंटू 10⁻24। ये हमारा हाइड्रोजन एटम का मास होता है। ठीक है, अब नाउ कन्वर्टिंग द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम टू AMU। देखो बच्चों, अब यहाँ पे क्या किया है, वो हाइड्रोजन एटम का जो मास है ना उसको AMU में कन्वर्ट किया है। तो हम लोग को पता है कि 1 AMU इज इक्वल्स टू 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 AMU। ये हमारे 1 AMU की वैल्यू है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे देखो 1.0 ग्राम, यहाँ पे क्या बोला है कि देखो हाइड्रोजन का जो मास होता है ग्राम में वो कितना होता है, 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। यहाँ पर क्या किया है, 1.0 ग्राम इज इक्वल्स टू 1.0 बाई में 1.660 AMU कर दिया है। तो वो बस एग्जाम्पल देके समझाया है कि 1 ग्राम के लिए निकालेंगे तो उसको कैसे सॉल्व करना है। जैसे कार्बन का हम लोग 1 AMU निकाले थे तो 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम किए थे, वैसे ही। तो यहाँ पे देखो मेन, यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन एटम के लिए उसने यहाँ पे सॉल्व किया है। हाइड्रोजन एटम का पहले क्या रखा है, मास रखा है,
फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर दिया। कैसे? पहले हाइड्रोजन एटम का मास रख के बाई में AMU की वैल्यू रख दी है, तो हम लोग का ये आंसर आ जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा ध्यान देना। एट प्रेजेंट AMU जो हमारा एटॉमिक मास यूनिट है ना, उसे रिप्लेस कर दिया गया है U से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? यूनिफाइड मास। तो बच्चों देखो, अभी के टाइम पे क्या किया है, जो AMU होता है ना, उसको हम लोग U बोलते हैं, मतलब यूनिफाइड मास बोलते हैं। कई कई जगह पे आपको AMU लिखा हुआ मिलेगा, कई कई जगह पे आपको U लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन वो क्या है? यूनिट है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग के पास आता है एवरेज एटॉमिक मास का। अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि मैम जब एटॉमिक मास जान चुके तो ये एवरेज एटॉमिक मास जानने का मतलब क्या है? देखो बच्चों, एवरेज एटॉमिक मास इसलिए हम लोग को जानना जरूरी है ना, क्योंकि ज्यादातर जो एलिमेंट होते हैं उनके एक से ज्यादा आइसोटोप होते हैं। अब मैम आइसोटोप क्या होता है? देखो बच्चों, वैसे आप तो प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे कि आइसोटोप्स हमारा होता क्या है, बट जिनको नहीं पता मैं बता दे रही हूँ। देखो यहाँ पे आइसोटोप्स कैसे होते हैं, जिन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है? सेम होता है, बट एटॉमिक मास क्या होता है? डिफरेंट होता है। जैसे कि इसका सिंपल सा इजी सा एग्जांपल आपको यहीं दिख रहा है इस टेबल में। कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 12 एटम कार्बन, 13 कार्बन, 14 कार्बन। ये 3 आइसोटोप्स होते हैं कार्बन के। अब एवरेज एटॉमिक मास हम लोग निकालते कैसे हैं? यहाँ पे देखो, ये तीनों कार्बन का जो मास है वो दिया हुआ है। ठीक है, इन तीनों कार्बन का हम लोग क्या करेंगे? एवरेज निकाल लेंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? कार्बन एटम का क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास हो जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि 12 कार्बन का हमारा एटॉमिक मास क्या होता है, आप बोल दोगे इजिली 12 मैम। बट अगर कोई आपसे पूछे या मैं ही आपसे पूछूं कि सिर्फ कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है, व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, ठीक है, 12 कार्बन नहीं, सिर्फ कार्बन का, तो आप इन तीनों का एवरेज निकाल के तब आप बताओगे। जैसा कि यहाँ पे नीचे लिखा है, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, बट इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ पे ये आ रहा है आपकी वैल्यू। देखो यहाँ मैं लिख दे रही हूँ। ठीक है बच्चों, यहाँ पे नीचे साइड ये लिखा है कि फ्रॉम द अबव डाटा द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन विल बी आउट टू बी, मतलब ये पूरे डाटा से हम लोग का एवरेज एटॉमिक मास क्या आया है कार्बन का, ये देख लो। यहाँ पे पहले उसने क्या किया है, जो हम लोग का 12 कार्बन है उसका लिखा है, फिर उसका एटॉमिक मास लिखा है, फिर हम लोग के 13 कार्बन का मास लिखा है, फिर उसके बाद एटॉमिक मास उसका मल्टीप्लाई में लिखा है, फिर प्लस में करके ये पूरा जब उसने सॉल्व किया तो जो हमारा एवरेज एटॉमिक मास आ रहा है ये तीनों कार्बन का, ये आ रहा है। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, तो आप लोग एवरेज निकाल के बता दोगे कि 12.011 U। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको एटॉमिक मास और एवरेज एटॉमिक मास अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग के पास आता है मॉलिक्यूलर मास। तो बच्चों देखो, जैसे एटॉमिक मास का नाम सुन के आप समझ गए कि एटम का जो मास निकालते हैं, मतलब एटम का जो मास होता है वही हम लोग का एटॉमिक मास होता है। वैसे ही मॉलिक्यूलर मास क्या है, कोई भी मॉलिक्यूल का जो मास होता है वही हमारा मॉलिक्यूलर मास होता है। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल किस चीज से बना है? मॉलिक्यूल हमारा एटम से जुड़ के बना है, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चों, तो मॉलिक्यूलर मास क्या हुआ, वो सम हुआ एटॉमिक मासेस का जो कि एक एलिमेंट में प्रेजेंट है, किसमें? मॉलिक्यूल्स में जो प्रेजेंट है, वही सारे एटॉमिक मासेस का सम। अब जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे देखो समझो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन CH4, ये है हमारा मीथेन CH4। अब देखो यहाँ पे कार्बन एटम 1 है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम 4 है। अब इसको निकालते कैसे हैं, यहाँ पे मैं नीचे समझा रही हूँ बच्चों, ध्यान से समझना। मान लो CH4 का हम लोग को निकालना है ना मॉलिक्यूलर मास, तो कार्बन एटम हमारा 1 है इंटू मास ऑफ 1 कार्बन
एटम, ठीक है। प्लस हाइड्रोजन एटम कितना है, 4 है, तो यहाँ पे लिखोगे आप 4 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी 1 हाइड्रोजन एटम। अब यहाँ पे देखो कार्बन का मास क्या होता है बच्चों, 12। देखिए मैं राउंडेड वैल्यूज लेके सॉल्व कर रही हूँ और ऊपर आपको एकदम एग्जैक्ट वैल्यू लेके सॉल्व कराया है, मैं राउंडेड वैल्यू लेके सॉल्व कर रही हूँ। 1 इंटू 12 प्लस, अब हाइड्रोजन कितने एटम्स है यहाँ पे, 4 इंटू, अब मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम कितना होता है, 4, राइट। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 12 प्लस 4 आ रहा है, जो कि हमारा क्या आ जाएगा, 16 आंसर आ जाएगा, 16U। यहाँ पे मैंने राउंडेड वैल्यूज लेके सॉल्व कर दिया और यहाँ ऊपर जो है आपका ये CH4, इसमें आपको एकदम एग्जैक्ट वैल्यू लेके सॉल्व किया है, तो ये 16.043U आ रहा है, ठीक है बच्चों। अब ऐसे ही यहाँ पे H2O को सॉल्व किया है, मॉलिक्यूलर मास निकाला है, कैसे, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम 2 है तो यहाँ पे 2 लिखा, फिर मल्टीप्लाई में हाइड्रोजन का मास लिखा, ओके, फिर प्लस जो ऑक्सीजन है हमारे, ऑक्सीजन 1 ही एटम इसमें प्रेजेंट है, तो 1 इंटू 16 लिखा, क्योंकि मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, 16, बस, मतलब एटॉमिक मास, भैया मास नहीं एटॉमिक मास लिखना, ठीक है। एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16 होता है, इसको सॉल्व कर दिया तो 18.02U आ गया है इसका आंसर, ठीक है बच्चों, इजी था। अब समझ गए आप, मॉलिक्यूलर मास भी समझ गए होंगे, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लास वर्क, मतलब क्लास वर्क मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये आपके लिए क्वेश्चंस है, आप इसको देखो समझो। यहाँ पे बोला है कि कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। यहाँ पे कार्बन एटम कितना है, 6, हाइड्रोजन एटम कितना है, 12, ऑक्सीजन एटम कितना है, 6। इसको यहाँ पे जैसे हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ही इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। इसको पूरा सॉल्व करके 180.162U आ रहा है। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से भी कोशिश करना, ठीक है। राउंडेड वैल्यूज लेके भी निकालोगे तो आंसर आपका सही रहेगा, करेक्ट रहेगा, कोई भी टीचर वो आंसर आपका कट नहीं कर सकता, ठीक है बच्चों। अब हम लोग को पढ़ना है फॉर्मूला मास क्या होता है। देखो बच्चों फॉर्मूला मास, कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम हमने मॉलिक्यूलर मास पढ़ लिया, एटॉमिक मास पढ़ लिया, अब ये फॉर्मूला मास पढ़ने की क्या जरूरत है। देखो फॉर्मूला मास एक तो हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि कुछ कुछ एलिमेंट्स हमारे मॉलिक्यूल नहीं रखते हैं अपने पास, ठीक है, राइट। कुछ कुछ एलिमेंट मॉलिक्यूल्स नहीं रखते हैं, वो लोग क्या रखते हैं, आयंस रखते हैं। तो आप मॉलिक्यूल्स तो निकालना सीख जाओगे, मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास निकाल लोगे, एटॉमिक मास निकाल लोगे मॉलिक्यूल्स की वजह से, बट कुछ कुछ तो आयन रखते हैं ना, आयन वालों का कैसे निकालोगे, इसलिए हम लोगों के पास टर्म आता है फॉर्मूला मास। देखो यहाँ पे लिखा क्या है वो पढ़ो। सम सब्सटेंसेस सच एज सोडियम क्लोराइड डू नॉट कंटेन डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स एज देयर कंस्टिट्यूएंट यूनिट। तो हम लोग को पता है NaCl में हमारे पास NaCl का आयन होता है, ना कि मॉलिक्यूल। इन सच कंपाउंड्स पॉजिटिव सोडियम आयन एंड नेगेटिव क्लोराइड आयन। हाँ, जो हमारा सोडियम आयन होता है वो पॉजिटिव में होता है, क्लोराइड आयन होता है वो नेगेटिव आयन होता है। एंटिटीज आर अरेंज्ड इन अ 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर एज सोन इन फिगर। उसको 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर में यहाँ पे फिगर में दिखाया है, ठीक। इट मे बी नोटेड दैट इन sodium chloride 1 Na plus ion is surrounded by 6 chlorine ion and vice versa। तो इसमें हम लोग को पता है कि जो वो हमारा 1 Na प्लस आयन है वो सराउंडेड किससे, 6 क्लोरीन आयन से, जैसा कि इसमें दिख रहा है साफ साफ इस फिगर में, ओके बच्चों। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए आयंस को कैसे कैलकुलेट करें, इसीलिए हम लोग के पास ये कॉन्सेप्ट आता है फॉर्मूला मास, ठीक है। तो इसीलिए आपको समझ में आ ही गया होगा फॉर्मूला मास क्यों आया, किस लिए आया, ठीक है। आई होप आपको फॉर्मूला मास भी क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे द फॉर्मूला सच एज NaCl is used to calculate the formula mass instead of molecular mass, as in the solid state sodium chloride does not exist as single entity। देखो ये सब छोड़ो, हम लोग डायरेक्ट आते हैं कि फॉर्मूला मास निकालते कैसे हैं। द फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड कैसे निकाल रहा है,
एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोराइड कर दिया। सिंपल। देखो फॉर्मूला मास कैसे निकालते हैं बच्चों, इजी सा है उसका फॉर्मूला कि जो आपको NaCl दिया है मान लो, तो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोराइड कर दो, आपका फॉर्मूला मास निकल आया। इस एग्जाम्पल से आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। अब ये मोल कॉन्सेप्ट क्या है, हम लोग के पास जो SI सिस्टम है, मैंने स्टार्टिंग में एक टेबल याद करने को बोला था। जिन जिन बच्चों ने किया है बहुत बढ़िया बच्चों, जिन जिन बच्चों ने नहीं किया उनको मैं बता दूं कि हमारा एक SI सिस्टम है जिसमें 7 बेस यूनिट्स हैं। अब जो हमारा 7th लास्ट वाला बेस यूनिट है वो हमारा है मोल, राइट। वो मोल जो है वही मोल के बारे में हम लोग यहाँ मोल कॉन्सेप्ट में बात करें। अब देखो इन SI सिस्टम मोल सिंबल क्या होता है हमारा, MOL, हटा देता है। ठीक है, was introduced as 7th base quantity for the amount of the substance। ठीक है, SI सिस्टम में हमारे जो मोल है वो हमारा 7th बेस क्वांटिटी है, और वो भी किस लिए, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस के। इतना समझ में आ गया। द मोल सिंबल मोल इज द SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 1 mole contain exactly 6.0221407 into 10 to the power 23। देखो यहाँ पे बोला क्या है, मैं ऊपर समझा रही हूँ। ठीक है, 1 mole is equals to 6.022 into 10 to the power 23। देखो बच्चों 1 मोल की वैल्यू हमारी यही होती है 6.022 into 10 to the power 23। अब इसके आगे की जो ये वैल्यू दी है ना 14076, वैसे तो ये पूरा एग्जैक्ट वैल्यू है, बट आपको एग्जैक्ट एकदम इतना लंबा वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं होती। आप डायरेक्ट बस लिख सकते हो क्या, 6.022 into 10 to the power 23। याद रखना 1 मोल की वैल्यू होती है 6.022 into 10 to the power 23। मैं बार बार क्यों कह रही हूँ कि 1 मोल की वैल्यू याद करो, क्योंकि आगे क्वेश्चंस में आपको बहुत काम देने वाला है। अब देखो इसी 6.022 into 10 to the power 23 को हम लोग एवोगैड्रो नंबर से भी जानते हैं। ठीक है, मैम ये नाम तो सुना सुना लग रहा है। हाँ बाबा लगेगा, आप लोगों ने एवोगैड्रोस लॉ भी तो पढ़ा होगा, जो वो गैसियस स्टेट में था एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर में, और वो इक्वल टू क्या होते हैं, सारे मॉलिक्यूल्स के इक्वल होते हैं, वो था। अब यहाँ पे देखो एवोगैड्रो कांस्टेंट भी हमारा होता है जिसको हम लोग Na से डिनोट करते हैं। ओके बच्चों, यहाँ पे देखो ध्यान देने वाली बात ये है कि 1 मोल is equals to 6.022 into 10 to the power 23। इसी को एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, अभी मैंने आपको बता दिया। अब 1 मोल ऑफ H एटम्स कितना होता है, सेम टू सेम। 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, सेम टू सेम। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम्स इज कॉल्ड इट्स मोलर मास। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को टर्म क्या समझना है कि मोलर मास क्या होता है। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, मतलब किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल मास किसमें, ग्राम्स में, उसी को हम लोग कहते हैं मोलर मास। अब देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। ये 6.022 into 10 to the power 23 एटम ऑफ कार्बन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, राइट। अब मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, ये देखते हैं। मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन को फाइंड करने के लिए पहले तो हम लोग कार्बन का क्या करेंगे, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 इनटू उसके मास से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर इनटू 1 मोल कितना होता है 6.022 into 10 to the power 23। इसको सॉल्व कर दो, आपका 12 ग्राम आ गया, इजी। अब यहाँ पे भी क्या किया है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। यहाँ पे देखो मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम कितना होता है 16 AMU, जैसे यहाँ पे कार्बन का 12 AMU होता था। फिर इनटू AMU की वैल्यू क्या होती है, एटॉमिक मास यूनिट की, तो इंटू 1.67 इंटू 10 to the power -24। मैंने बोला था AMU की वैल्यू याद रखो। ठीक,
उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे जब आपको निकालना है मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो आप इसको बस कुछ नहीं करोगे, इस वाले जो वैल्यू को आप मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, एवोगैड्रो नंबर से, आपका आंसर आ जाएगा। तो मोलर मास बहुत इजी है बच्चों, ठीक है, बहुत ज्यादा इजी है। बस इसमें आपको याद रखने की क्या जरूरत है, एएमयू की वैल्यू याद होनी चाहिए और एवोगैड्रो नंबर याद होना चाहिए, मतलब 1 मोल ऑफ एटम जो भी रहेगा उसका नंबर याद होना चाहिए। तो सबका तो एक ही होता है, 1 मोल मतलब बात आ गई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब एएमयू की बात करेंगे तो एएमयू की वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24। इजी था, बस आपको कार्बन या जो भी आपको एटम दिया रहेगा उसका आपको मास पता होना चाहिए। ओके बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय में मोलर मास, ठीक है। ये फॉर्मूला जरा ध्यान से एकदम याद रखना, ओके। इस पे मैं क्वेश्चन कराऊंगी। अब देखो यहाँ पे फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ एटम। तो पहले देखो हम लोग का ये फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलर। देखो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन में क्या होगा बच्चों, मोलर मास। अब यहाँ पे हम लोगों के पास गिवन मास कितना दिया हुआ है, 64 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 64। मोलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का, मोलर मास कितना होता है, अभी हम लोगों ने पीछे ही तो निकाला था। देखो मोलर मास हमने यहाँ पे निकाला था कितना, 16 ग्राम, राइट। तो हम लोग चलते आगे, यहाँ पे इसको 16 से डिवाइड कर दो, बस इजी था। इसको आप डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 4 मोल, ठीक है। यही इसका आंसर होगा। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का भी बहुत सिंपल तरीका था बच्चों, बस गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास कर दो, नंबर ऑफ मोल्स निकल आएगा। और गिवन मास आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया ही रहेगा। आई होप आपको ये भी क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो कुछ और क्वेश्चंस है। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन, यहाँ पे देखो 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम, 32 ग्राम ऑफ सल्फर एटम, 14 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये तीनों के तीनों का क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स। ओके बच्चों, यहाँ पे देखो ऑलरेडी आपको यहाँ पे दे दिया है मोलर मास ऑफ n इज इक्वल्स टू 14। मैं यहाँ पे और लिख दे रही हूँ, मोलर मास ऑफ S इज इक्वल्स टू 32, ठीक है बच्चों। और एक और होता है हमारा, क्या बचा, हाइड्रोजन एटम। तो इसका तो सबको ही पता होगा ना, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 1। अब जो बच्चों को दिख गया हो वो देख लो, यहाँ पे ऑलरेडी आपको सॉल्यूशन दे चुका है, कुछ नहीं किया है, बस डिवाइड कर दिया है, सबका आंसर आ गया। पहले n एटम का निकाल दिया, 28/14, 2 मोल आ गया। फिर सल्फर का निकाल दिया है, 32/32, 1 मोल आ गया। फिर हाइड्रोजन एटम का निकाल दिया है। इजी, कितना इजी था, नंबर ऑफ मोल्स बहुत बहुत इजी है निकालना, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को लास्ट है ये देखना है कि परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकलता है बच्चों, ठीक है। तो हम लोग चलो देख लेते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। इसका फॉर्मूला होता है, बहुत इजी फॉर्मूला है, तो हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड इट बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ वाटर H2O, ठीक है। तो हम लोग H2O का एग्जांपल ले रहे हैं। सिंस वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, the percentage composition of both these elements can be calculated as follow। देखो यहाँ पे दिखाया है कैसे करना है। मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट H2O का निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, ये ध्यान देना, ये हमारा इसका फॉर्मूला है मेन। मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड डिवाइडेड बाय में मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। इजी था,
मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है 18.02, राइट। पता है हम लोग को, निकाल लेना, नहीं पता तो निकाल लेना, मोलर मास निकालना मैंने सिखाया है आप लोगों को। फिर अलग अलग निकालना है। अब मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन पहले निकाल लो, ठीक है। तो 2 इंटू 2 क्यों लिए मैम? क्योंकि हाइड्रोजन मतलब वाटर में हाइड्रोजन 2 एटम्स में प्रेजेंट होता है, इसलिए 2 लिए। 2 इंटू 1.008 बाई 18.02 इंटू 100 कर दो तो 11.18 निकल आया। वैसे ही मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए 16 बाई में 18.02 इंटू 100 कर दो 88.79 निकल आया। इजी था। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि कुछ बच्चे पूछेंगे कि मैम आपने तो देखो यहाँ पे मैं एग्जैक्ट वैल्यू रख रही हूँ, सारे क्वेश्चन में मैं एग्जैक्ट वैल्यू रख के चल रही हूँ, बट आप राउंडेड ऑफ वैल्यू भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चे, समझे। राउंडेड ऑफ वैल्यू लेके चलो, आप लोगों के लिए इजी रहेगा, इजी कैलकुलेशन होगा। हाँ मैंने एग्जैक्ट वैल्यू रखा है, मैंने सॉल्व कर दिया, बट आप राउंडेड ऑफ भी रखोगे तो आपका आंसर वही आने वाला है, बस पॉइंट के बाद वाला जो है वो हट जाएगा। इजी बात, आपका वो आंसर भी गलत कोई नहीं कह सकता, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो आपके टीचर हो, ओके। तो राउंडेड ऑफ वैल्यू भी लेके चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन एथेनॉल। ये आप लोग हमें करके कमेंट बॉक्स में बताओगे। एक आध दो क्वेश्चन मैं भी दूं भाई आप लोगों को। कमेंट बॉक्स किस लिए है? आप लोग तो कमेंट ही नहीं करते हो, कमेंट करो, बताओ, इसका आंसर निकाल के समझ तो आ ही गया होगा परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकलता है, ठीक है। तो फटाफट कमेंट करो इसको सॉल्व करके। अब हम लोग के पास आता है एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, चलो हम लोग समझते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखा है, द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस which gives relative number of atoms of each element present in the molecule of that substance is called its empirical formula। अब देखो बच्चों, यहाँ पे इतना बड़ा स्टेटमेंट पढ़ के भी शायद कुछ ना समझ में आया। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला वही होता है जो हमें रेशियो बताता है, मतलब कि जैसे मान लो हमारा ग्लूकोज ही ले लेते हैं, C6H12O6, ठीक है। अब इसका रेशियो बस वो बताता है, स्मॉल होल रेशियो बताता है। जैसे इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 6:12:6, राइट। और इसका स्मॉल रेशियो क्या हो जाएगा, स्मॉल होल रेशियो, आई मीन 1:2:1, बस वो रेशियो बताता है और कुछ नहीं। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, कंसीडर अ कोवैलेंट कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6, ठीक है। लोएस्ट होल नंबर रेशियो बिटवीन C एंड H इज 1:1 आ तो गया। यहाँ पे ये पहले हो जाएगा 6:6, अगर इसको आप सॉल्व कर दो तो 1:1, इसका स्मॉल होल रेशियो आ गया, ठीक है, इजी था। Therefore, empirical formula of compound having molecular formula of, अब देखो यहाँ पे empirical formula C6H6 equal to और greater than CH, ठीक है। molecular formula इसका क्या बन जाएगा, CH, easy था। The symbolic representation of the molecule of any substance describing the actual number of atom in it is called its molecular formula। इजी था, ये भी समझ में आ गया होगा कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंट जो हम लोग मॉलिक्यूल किसी भी सब्सटेंस का करते हैं उसके एक्चुअल नंबर ऑफ एटम से, उसी को हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। अब हम लोग देखो, कभी भी जो एम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो हम लोग कैसे निकालते हैं ये समझना इम्पोर्टेंट है। उसका जो थ्योरी पार्ट है वो बहुत कंफ्यूजन वाला रहता है। आई नो, मेरे को भी जब मैं पढ़ती थी तो मेरे को भी नहीं समझ में आता था, लेकिन इस कुछ स्टेप्स होते हैं इसको सॉल्व करने का, तो वो अगर आपको समझ में आ गया तो आपको
अच्छे से समझ में आ जाने वाला है, वैसे भी उस पर क्वेश्चन ही बनता है। तो चलिए हम लोग ये प्रॉब्लम देख लेते हैं जो कि मैंने आपके ही एनसीईआरटी से उठाया है। अ कंपाउंड कंटेन्स 4.07% ऑफ हाइड्रोजन, 24.27% of carbon, 71.65% of chlorine. Its molecular mass 98.96 gram. What are its empirical and molecular formula? तो देखो बच्चों, ये प्रॉब्लम से आई नो आपको अच्छे से एकदम समझ में आ जाने वाला है। सबसे पहले हमारे पास स्टेप 1 आता है कि कन्वर्जन ऑफ मास परसेंटेज टू ग्राम्स। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या किया जाता है कि हम लोग ऐसा कंसीडर कर लेते हैं कि इट इज द कन्वीनियंट टू यूज 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड एज द स्टार्टिंग मटेरियल। हम लोग इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए ये कंसीडर कर लेते हैं कि वो 100 ग्राम्स में सैंपल प्रेजेंट है। तो जब आप उसको सॉल्व करोगे, मतलब मान लो पहला मैं सॉल्व करके दिखा रही हूँ, यहाँ पे कर देती हूँ। 4.07 100 ग्राम्स में प्रेजेंट है और परसेंटेज में है, तो ये क्या होगा, ये कट हो जाएगा और ये ग्राम में कैसे हो जाएगा, 4.07 ग्राम हो जाएगा। तो हमेशा 100 से ही करना ताकि आपका वही वैल्यू ग्राम में आ जाए। तो सिंपली इजीली हमने यहाँ पे हाइड्रोजन का फाइंड कर लिया, यहाँ पे कार्बन का फाइंड कर लिया, यहाँ पे हम लोगों ने किसका फाइंड कर लिया, क्लोरीन का फाइंड कर लिया। अब आगे चलते हैं। तो देखो बच्चों, अब स्टेप 2 में क्या करना है हम लोग को, कन्वर्ट इनटू नंबर मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। मतलब सारे जो नंबर है उनको मोल्स में कन्वर्ट करना है, मतलब मोल्स निकालना है उनका, सिंपल भाषा में कहें तो देखो, डिवाइड द masses obtained above by respective atomic mass of various element, this gives the number of moles of constituent element in the compound। मोल्स निकालने के लिए सिंपल सा बात है, उनके जो मासेस दिए हुए हैं हमें उनके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो। तो ऐसे ही हमने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन यहाँ निकाल लिया, वैसे ही हमने मोल्स ऑफ कार्बन भी यहाँ निकाल लिया, वैसे ही हमने मोल्स ऑफ क्लोरीन भी यहाँ निकाल लिया। अब इतना निकल गया, स्टेप 2 तक आपको आई होप क्लियर होगा। स्टेप 3 पे चलते हैं। डिवाइड ईच ऑफ द मोल वैल्यूज ऑब्टेन्ड अबव बाय द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग्स्ट देम। अब देखो इसका क्या किया है, रेशियो निकाला। देखो कैसे, सिंस 2.021 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, डिवीजन बाय it gives a ratio of 2:1:1 for HCCl। ठीक है बच्चों, देखो कुछ नहीं किया है, मैं समझा रही हूँ। इन तीनों वैल्यूज में से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 4.04 तो नहीं हो सकता, ठीक है, 2.021 है, इसमें भी वही है, 2.021 है। तो सारे जो नंबर निकले हैं हमारे 4.04, 2.021 और 2.021 सबको स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड कर दो। ठीक है, सारे जो मोल्स निकाले हैं, अब उसको आप डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2:1:1 आ जाएगा। इजी था, कुछ नहीं करना, जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू निकली होगी उसको तीनों से डिवाइड कर दो, जो आंसर निकला है उसी के तीनों से डिवाइड कर दो। अब स्टेप 4 पे आते हैं। स्टेप 4 हमारा क्या कह रहा है, राइट डाउन द एम्पिरिकल फॉर्मूला बाय मेंशनिंग द नंबर आफ्टर राइटिंग द सिंबल ऑफ रिस्पेक्टिव एलिमेंट। अब हम लोग के पास देखो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आता है, CH2Cl, राइट, क्योंकि यहाँ पे H हमारा 2 रेशियो में आ रहा है और CCl 1:1 रेशियो में आ रहा है, तो हमने उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला लिख दिया। अब आखिरी सबसे आखिरी स्टेप हमारा आता है स्टेप 5, राइटिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखना है ये समझ लो। डिटरमाइन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास बाय एडिंग द एटॉमिक मास ऑफ वेरियस एटम प्रेजेंट इन द एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर CH2Cl। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास इज 12.01 प्लस H हमारा 2 है तो यहाँ पे 2 से इंटू कर देंगे, फिर उसके बाद 1.008 प्लस Cl का मास मतलब एटॉमिक मास। सबको ये सॉल्व कर लो, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लो। 49.48 ग्राम हमारा आ रहा है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब डिवाइड मोलर मास बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो मोलर मास हमारा क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ था, उसको डिवाइड करना है एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से। अब आप इसको डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2,
जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं n से। अब थर्ड में क्या किया है, मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फॉर्मूला बाय n, ऑब्टेन अबव टू गेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एकदम मेन आंसर निकालने के लिए क्या करना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारा निकला था CH2Cl, n इज इक्वल्स 2 है। अब ये पूरे जो CH2Cl है ना, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा C2H4Cl2, राइट। तो बस ये आ गया हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इजी था, बहुत इजी था। जिनको नहीं समझ में आया वो दोबारा जाके समझो, बहुत इजी था ये, ठीक है बच्चों। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। पार्ट 4 में मैंने बस यहीं तक पढ़ाया है। अब अगले लेक्चर में हम लोग पार्ट 5, जो कि हमारा लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और कमेंट करें मेरे वीडियोस को, हमारे चैनल के वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। क्योंकि देखिए बच्चों, हम लोग जो नॉलेज दे रहे हैं या आप लोगों को जो नॉलेज की ज़रूरत है वो हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप अपने दोस्तों, फ्रेंड्स, भाई बहन जिनको जानते हैं सबको शेयर करिए, ठीक है बच्चों। तो तब तक के लिए टाटा बाय।